मैं आप सबका फिर से बाबू स्वागत करता हूं अपने प्यारे से एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म शैलेश में। पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे बाबू? पढ़े थे मानचित्र का अध्ययन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 पूरा वन शॉट में क्लियर किए थे बाबू कि मानचित्र कहते किसको है। मानचित्र चैप्टर पूरा कवर किए थे, खत्म कर दिए थे, खलास कर दिए थे। आप वीडियो नहीं देखे तो जाइए प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी क्लास 10th वन शॉट करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आपका वीडियो मिल जाएगा बाबू। चैप्टर 6 ज्योग्राफी का मानचित्र का अध्ययन। आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का ऑब्जेक्टिव मानचित्र का बाबू। ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन बैंक में दिया गया है, एनसीईआरटी के प्रश्नावली में है, मॉडल पेपर में दिया गया है, वह सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं, जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। जल की उपस्थिति के कारण अपने पृथ्वी को क्या कहते हैं, अपने भूमि को क्या कहते हैं बाबू? बबुआ देखो, आस्था रंजन में पढ़े थे कि किसी भी भू आकृति को मानचित्र पे अलग अलग रंगों के द्वारा भू आकृति को अलग अलग रंगों के द्वारा मानचित्र में दिखाया जाता है। जैसे में पानी को नीले रंग से, समुद्र को नीले रंग से, बर्फीले क्षेत्र को उजले रंग से, पर्वत को बादामी रंग से। तो क्या अपने पृथ्वी पे 3 हिस्से में क्या है? जल है, और 1 हिस्से में धरती है, भूमि है। अगर पृथ्वी के ऊपर जाएंगे बाबू अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष से देखेंगे पृथ्वी को तो 3 हिस्से में जल है। तो 3 हिस्से में जल होने के कारण अपना पृथ्वी किस कलर का दिखाई पड़ता है? नीले रंग का दिखाई पड़ता है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है बाबू। उजला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं? नहीं, पृथ्वी पर बहुत सारा जल है बाबू। तो ऊपर से अंतरिक्ष से अगर पृथ्वी को देखते हैं तो 3 भाग में जल है, तो ऊपर से नीला दिखाई पड़ता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह की सहायता लेंगे बाबू, और किसी स्थान विशेष कहने का मतलब कोई खास जगह, जैसे प्रधानमंत्री का निवास, मुख्यमंत्री का निवास, हमारे लिए अपना निवास, हमारे लिए अपना घर क्या है? खास स्थान है। तो किसी खास स्थान की ऊंचाई को नाप लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले आप जानो कि तल चिन्ह कहते किसको है। तल चिन्ह हम आपको बताए थे बाबू कि समुद्र तल से किसी भी भू आकृति की ऊंचाई को माप लेंगे तो वह क्या कहलाएगा? तल चिन्ह कहलाएगा। और तल चिन्ह की सहायता ले लेंगे बाबू किसी खास विशेष स्थान की ऊंचाई को मापने के लिए, तो वही क्या कहलाएगा बाबू? स्थानिक ऊंचाई कहलाएगा। हम बताए थे कि स्थानिक ऊंचाई कहते किसको है? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। समोच्च रेखा क्या होता है बाबू? त्रिकोणमितीय स्टेशन क्या होता है? समोच्च रेखा में बाबू समुद्र तल से 2 समान धरातल की ऊंचाई, अगर धरती पे 2 आकृति समान ऊंचाई पर है समुद्र तल से, उसको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? समोच्च रेखा कहलाती है। त्रिकोणमितीय स्टेशन समुद्र तल से किसी 3 भू आकृति की ऊंचाई को त्रिभुज बना करके मानचित्र में दिखा देंगे तो उसी को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय स्टेशन बोलेंगे। हमने मानचित्र के अध्ययन में वन शॉट वीडियो में सारा का सारा आपको पढ़ा चुके हैं। हम पढ़ाए थे बाबू कि देखो यह समुद्र तल है, समुद्र तल से हमारा घर की ऊंचाई मान लेते हैं कि 20 फीट है। 20 फीट है हमारा गोतिया, हमारा दोस्त, हमारा पड़ोसन हमसे लुदगर बना और हमसे घर ऊंचा बना लिया। हमसे घर ऊंचा बना लिया कितना बाबू? 5 फीट। 5 फीट ऊंचा घर बना लिया और हमसे पूछ रहा है कि देखो ना शैलेश, हम तुमसे 5 फीट ऊंचा घर बना लिए, लेकिन हमें समुद्र तल से इसकी ऊंचाई मापने में दिक्कत हो रही है, हम क्या करें? हमसे पूछने आया। तो हम उसको बताए थे बाबू कि देखो हमारा घर समुद्र तल से ऊंचाई 20 फीट पे है। तुमने हमसे कितना, हमारे घर से कितना अपना घर ऊंचा बना लिया? 5 फीट बना लिए। तो जोड़ लो दोनों को, तो 20 5 कितना हो गया बाबू? 20 5 कितना हो गया? 25 फीट। तो इसके समुद्र तल से ऊंचाई इसके घर की कितनी हुई? 25 फीट हो गई। तो यह क्या हो गई? इसकी घर की ऊंचाई हो गई। हमारा दोस्त, हमारा पड़ोसन के घर की ऊंचाई हो गई किससे? समुद्र तल से। तो हम क्या किए बाबू? यहाँ पे समुद्र तल चिन्ह की सहायता लिए, तब क्या निकाल दिए? किसी विशेष स्थान की ऊंचाई माप निकाल दिए। तो यही क्या कहलाएगा? स्थानिक ऊंचाई कहलाएगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, मानचित्र में नीले रंग के द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? मानचित्र में बाबू नीले रंग के द्वारा किसको दिखाया जाता है? हम आपको पढ़ाए थे आस्था रंजन में विभिन्न भू आकृतियों को मानचित्र में अलग अलग रंगों के द्वारा दिखाया जाता है। अलग अलग भू आकृति को बाबू मानचित्र में अलग अलग रंगों के द्वारा दिखाया जाता है। तो हम पढ़ाए तो वहाँ पे बाबू कि पर्वत को बादामी रंग से, पठार को बादामी रंग से, मैदान को किस रंग से? हरे रंग से, जल को किस रंग से? नीले रंग से। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है? नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो जल को दिखाया जाता है। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, जल को बाबू मानचित्र में नीले रंग से दिखाया जाता है। बर्फीले क्षेत्र को उजले रंग से। यह क्वेश्चन कब पूछा है? 2022 में पूछा गया है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊंचा वज्र प्रदर्शन के लिए हैसूद विधि का विकास किसने किया था? तो हैसूद विधि का विकास किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया के एक सैन्य अधिकारी थे, उनका नाम क्या था? लेहमान था। उन्होंने क्या किया था बाबू? हैसूद विधि का निर्माण किया था। गुटेनबर्ग ने किया था, लेहमान ने किया था, गीगर ने किया था, रिक्टर ने किया था। तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, लेहमान। उन्होंने ही कहा था बाबू कि हैसूद विधि को छोटे व महीन खंडित रेखाओं में मानचित्र में दिखाते हैं। तो मानचित्र में किस चीज को दिखाते हैं? तो ढाल को या पानी बहने की दिशा को दिखाते हैं। छोटे व महीन खंडित रेखाओं में ढाल को या पानी बहने की दिशा को मानचित्र में दिखाते हैं। किसने कहा था? किन्होंने कहा था? लेहमान जी ने कहा था। लेहमान ने कहा था जहां पे ढाल अधिक होगा वहां पे क्या किया जाएगा? रेखाएं पास पास खींचे जाएगी। जहां पे ढाल कम होगा रेखाएं दूर दूर खींची जाएगी। और जहां पे बाबू ढाल है ही नहीं, जहां पे समतल मैदान है वहां पे रेखाएं खींचा नहीं जाएगा, खाली छोड़ दिया जाएगा। तो हैसूद विधि का विकास किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया के सैन्य अधिकारी थे, उनका नाम क्या था? लेहमान। तो लेहमान जी ने ही क्या किया था? ऊंचा वज्र प्रदर्शन के लिए हैसूद विधि का विकास किए थे। पांचवा क्वेश्चन है, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो पर्वतीय छायाकरण विधि में क्या कल्पना की जाती है बाबू? कल्पना का मतलब मान लेना, समझ लेना। पर्वतीय छायाकरण विधि में कल्पना की जाती है कि किसी भी भू आकृति के उत्तर पश्चिम के कोने पर से प्रकाश पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर घ, ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। इस विधि से किस चीज़ को दिखाया जाता है? पर्वतीय क्षेत्र को दिखाया जाता है। किस प्रकार से दिखाया जाता है बाबू? किसी भी भू आकृति के उत्तर पश्चिम के कोने पर से प्रकाश पड़ने की कल्पना करेंगे। मान लेते हैं कि हमारा घर ही है जिसके ऊपर से उत्तर पश्चिम के कोने पर से प्रकाश पड़ रहा है। तो ऊपर में क्या पड़ेगा? चमकीला दिखाई पड़ेगा। लाइट पड़ेगा तो उजला उजला दिखाई पड़ेगा। और जहाँ पे लाइट नहीं पड़ेगा वह क्या दिखाएगा बाबू? छाया को दिखाएगा, अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ेगा। तो जहाँ पे उजला उजला दिखाई पड़ेगा, उजला उजला भाग रहेगा, वह क्या करेगा? कम ढाल को दिखाएगा तथा उसके हल्की आभा से मानचित्र में भर देंगे। और जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँचेगा बाबू, अंधेरा अंधेरा दिखाएगा, वह अधिक ढाल को दिखाएगा, उसको मानचित्र में गहरा आभा से भर देते हैं। तो पर्वतीय छायाकरण विधि में किस चीज को दिखाते हैं? किसी भी भू आकृति को दिखाते हैं। कल्पना करते हैं कहां से? उत्तर पश्चिम के कोने से प्रकाश पड़ने की। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, छोटे महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर ऊंचा वज्र प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? छोटे महीन एवं खंडित रेखाओं से ढाल की दिशा को खींचकर ऊंचा वज्र प्रदर्शन करेंगे बाबू, तो इस विधि को क्या कहा जाता है? कौन सी विधि से छोटे एवं महीन खंडित रेखाओं द्वारा ढाल को दिखाया जाता है? हस्तरंजन से, पर्वतीय छायाकरण विधि से, हैसूद विधि से, तल चिन्ह से। तो कौन सी विधि से बाबू? हैसूद विधि से। हैसूद विधि से ही छोटे एवं महीन खंडित रेखाओं द्वारा ढाल को दिखाया जाता है। हैसूद विधि का विकास लेहमान जी ने किया था। अगला क्वेश्चन 7, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह की सहायता लेंगे, किसी स्थान विशेष की ऊंचाई मापेंगे तो क्या कहलाएगा? स्थानिक ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समोच्च रेखा, त्रिकोणमितीय स्टेशन। अभी कुछ देर पहले ही हम यह क्वेश्चन करवा चुके हैं। बताओ फटाफट से, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बाबुआ? स्थानिक ऊंचाई बोलते हैं। हम तल चिन्ह की सहायता लेंगे तो किसी भी स्थान की ऊंचाई की मापेंगे तो उसको स्थानिक ऊंचाई बोलेंगे। 8वां क्वेश्चन है, पर्वतीय देशों में ऊंचा वज्र को प्रभावशाली ढंग से कौन सी विधि द्वारा दर्शाना संभव है? पर्वतीय देशों का मतलब बाबू जहाँ पे खाली पर्वत ही पर्वत हो, उसी को क्या बोलेंगे? पर्वतीय क्षेत्र बोलेंगे, पर्वतीय इलाका बोलेंगे, पर्वतीय देश बोलेंगे। जहाँ पे क्या हो? पर्वत ही पर्वत हो, आसपास खाली पर्वत पहाड़ दिख रहा हो, उसी को क्या बोलेंगे? पर्वतीय देश बोलेंगे। ऊंचा वज्र को प्रभावशाली ढंग से कौन सी विधि द्वारा दिखाना संभव होता है? पर्वत को अच्छे तरीका से, बेहतरीन तरीका से, प्रभावशाली तरीका से कौन सी विधि द्वारा दिखाना संभव होता है? कौन सा विधि अच्छा माना जाता है? तल चिन्ह विधि, पर्वतीय छायाकरण विधि, हैसूद विधि, हस्तरंजन विधि। तल चिन्ह से हम क्या करते हैं बाबू? समुद्र तल से किसी भी स्थान की ऊंचाई को माप लेते हैं। पर्वतीय छायाकरण विधि से क्या करते हैं? किसी भी भू आकृति को उत्तर पश्चिम के कोने पर से प्रकाश पड़ने की कल्पना करते हैं। इसमें क्या करते हैं? पर्वतों को क्या बाबू? अच्छे से, बेहतरीन तरीका से, प्रभावशाली तरीका से दिखाना संभव हो पाता है। तो पर्वतीय छायाकरण विधि से पर्वतों को, पर्वतीय देशों को अच्छे तरीका से, बेहतरीन तरीका से दिखा पाते हैं, दिखाना संभव होता है। हैसूद विधि में ढाल को दिखाया जाता है। हस्तरंजन विधि में मानचित्र में, रंगीन मानचित्र में रंगों के द्वारा भू आकृति को दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बबुआ। हस्तरंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में मैदान को किस रंग से दर्शाया जाता है?
हमने अभी बताया कि मैदान को बाबू किस रंग से मानचित्र में दिखाया जाता है। अस्तर रंजन का परिभाषा क्या होता है? अस्तर रंजन बाबू विभिन्न भू आकृतियों को मानचित्र में अलग अलग रंगों के द्वारा दिखाना ही क्या कहलाता है? अस्तर रंजन कहलाता है। मैदान को किस रंग से दिखाते हैं? सफेद रंग से दिखाते हैं, नीला रंग से दिखाते हैं, लाल रंग से दिखाते हैं, हरा रंग से दिखाते हैं। तो बाबू अस्तर रंजन विधि द्वारा मानचित्र में मैदान को हरा रंग से दिखाया जाता है, बर्फीले क्षेत्र को उजले रंग से दिखाया जाता है, पर्वत को बादामी रंग से दिखाया जाता है, जल को या समुद्र को नीले रंग से दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि समोच्च रेखाएं एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर खींची गई हो। समोच्च रेखाएं क्या है? एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर खींची गई हो, जैसे में डिस्टेंस क्या हो, दूर दूर खींची गई हो, तो इनसे किस प्रकार की आकृति का प्रदर्शन होता है? तो वह किस प्रकार की आकृति मानचित्र पे दिखाता है बाबू? अगर मानचित्र में रेखाएं दूर दूर खींची गई हो तो यह किस प्रकार की आकृति को दिखाता है? हमें इस चीज को बताना है। हमने आपको बताया था बाबू कि अगर रेखाएं समोच्च रेखाएं पास पास खींची गई हो, मानचित्र में आपको कहीं पे दिख जाए तो वह किस चीज को दिखाता है? तीव्र ढाल को दिखाता है। अगर सभी जगह ढाल समान है तो मानचित्र में किस प्रकार की रेखा से दिखाएंगे बाबू? सभी समान अंतराल में खींची गई समोच्च रेखा से दिखाएंगे। अगर ढाल कहीं पे कम है बाबू तो रेखाएं दूर दूर खींचेंगे, तो यह किस प्रकार की ढाल को मानचित्र में दिखाती है? अगर कहीं पे मानचित्र आपको दूर दूर समोच्च रेखा में खींची हुई मिल जाए तो यह किस चीज को दिखाती है? धीमी ढाल को दिखाती है। किस प्रकार की? धीमी ढाल को। खड़ी ढाल को समोच्च रेखाएं किस प्रकार से खींची जाती है बाबू? पास पास खींची जाती है। अगर पास पास कहीं पे खींचा है, ऐसे 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 पास पास खींचा है, तो यह पास पास समोच्च रेखाएं खड़ी ढाल को दिखाती है। समुद्र तल का बाबू, समुद्र के नीचे वाला हिस्सा को, कंकड़ पत्थर जहाँ पे होता है उसी को समुद्र तल बोलते हैं। सीढ़ी नुमा को दो समान समोच्च रेखाएं को अंतराल में खींची जाती है। क्या वो किया जाता है? सीढ़ी नुमा ढाल को मानचित्र पे कैसे दिखाते हैं? किस प्रकार के समोच्च रेखाएं से दिखाते हैं? समान अंतराल में रेखा खींचा जाता है, तो यही सीढ़ी नुमा ढाल को दिखाएगा। हैसुद विधि से अधिक ढुलावों वाला भाग कैसा दिखता है? यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हैसुद विधि से अगर ढुलाव अधिक है, जहाँ पे ढुलाव अधिक है तो उसको मानचित्र में किस कलर से दिखाएंगे? मानचित्र में किस कलर से दिखाएंगे? हम बताए थे कि अधिक ढाल है तो उसको पास पास रेखा खींचेंगे, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है क्या? जहाँ पे ढुलाव अधिक है तो उसको किस कलर से दिखाएंगे? उस क्षेत्र को किस भाग से रंगेंगे हैसुद विधि द्वारा? बबुआ कहीं पे मानचित्र में हैसुद विधि द्वारा अधिक ढुलाव है तो उसको क्या करेंगे? उसको मानचित्र में अधिक काला रंग से भर देंगे, काला दिखाएंगे। जिस भूमि का जितना अधिक ढुलाव होगा बाबू, हैसुद विधि द्वारा उसको उतना ही काला दिखाएंगे। कहाँ पे दिखाएंगे? मानचित्र पे दिखाएंगे। तो हैसुद विधि द्वारा ढुलावों को किस रंग से दिखाया जाता है? काला रंग से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। जितना अधिक ढुलाव होगा उसको हैसुद विधि से मानचित्र में उतना ही काला दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से समांतर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? सबसे बढ़िया मजेदार क्वेश्चन। अगर समुद्र तल के समांतर समान ऊंचाई है बाबू, भूमि पर के दो आकृति भूमि की ऊंचाई क्या है? समुद्र तल से समान है, स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? हम आपको बताए थे बाबू, समोच्च रेखा पढ़ाए थे तब कि यह समुद्र तल है। हम इस प्रकार से बताए थे, यह हमारा घर है और यह हमारा दोस्त का घर है। दोनों का घर की ऊंचाई समुद्र से क्या है? 20-20 फीट है। तो इसको मानचित्र पे मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? समोच्च रेखा कहलाती है। यानी कि समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को, धरातल पर क्या हो? धरातल का मतलब भूमि पर, पृथ्वी पर कहीं पे दो भू आकृति आपको दिख रही हो, दो या दो से अधिक भू आकृति को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है बाबू? समोच्च रेखाएं कहलाती है। इन दोनों भू आकृति के बीच मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या हो गया? समोच्च रेखा हो गया। क्यों? क्योंकि समुद्र तल से दोनों समान ऊंचाई पर है, तो समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समोच्च रेखाएं कहलाती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर? तल चिन्ह समोच्च रेखा, अस्तर रंजन रेखा चिन्ह तो समोच्च रेखा। भू आकृतियाँ त्रियामीय होती है। त्रियामीय का मतलब बाबू त्रिविमीय होती है, यानी कि बोले तो 3D, क्योंकि इसमें होती है। 3D कब होती है बाबू? किसी भी भू आकृति को 3D होने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है? क्या क्या चीज़ होना चाहिए? जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है किसी भी वस्तु में, किसी भी भू आकृति में, तब तो उसे क्या बोलते हैं? त्रिविमीय बोलते हैं, 3D बोलते हैं। तो किसी भी भू आकृति को त्रिविमीय होने के लिए उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होना चाहिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल लंबाई, केवल चौड़ाई, केवल ऊंचाई, तो इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जिसमें क्या हो? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो। जिस भू आकृति में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है उसी को क्या बोलते हैं? त्रिविमीय बोलते हैं, 3D बोलते हैं। तो आंसर सही हो जाएगा क्या? घ, इनमें से सभी।
अष्टरंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में सफेद रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? सफेद रंग के द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है, किस क्षेत्र को दिखाया जाता है, किस एरिया को दिखाया जाता है? तो पर्वतीय क्षेत्र को, जलीय क्षेत्र को, बर्फीले क्षेत्र को, पठारी क्षेत्र को। पर्वतीय क्षेत्र को किस भाग से दिखाया जाता है? बादामी रंग से। जलीय क्षेत्र को नीले रंग से। बर्फीले क्षेत्र को बाबू सफेद रंग से। जहाँ पे बर्फ वगैरह गिरेगा तो उसको क्या करेंगे, मानचित्र में सफेद रंग से दिखाएंगे। आपने कभी नक्शा मानचित्र देखा होगा तो सफेद सफेद एरिया कहीं पे आपको दिखता है तो उसको क्या बोलते हैं? बर्फीला क्षेत्र बोलते हैं। तो बर्फीले क्षेत्र को उजले रंग से, सफेद रंग से दिखाते हैं। इस चैप्टर का अंतिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू, क्या देखो, इनमें से कौन ऊंचावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? बताओ कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन बाबू ऊंचावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? अष्टरंजन। अष्टरंजन क्या है बाबू? ऊंचावच प्रदर्शन की विधि है। इसमें क्या किया जाता है? रंगीन मानचित्र में विभिन्न भू आकृतियों को अलग अलग रंगों के द्वारा दिखाया जाता है, उसी को क्या बोलेंगे? अष्टरंजन बोलेंगे। तो अष्टरंजन क्या है? ऊंचावच निरूपण करने की विधि है। हैसुद विधि भी क्या है बाबू? ऊंचावच निरूपण करने की विधि है। इसमें क्या किया जाता है? छोटे छोटे महीन महीन खंडित रेखाओं द्वारा ढाल को दिखाया जाता है। पर्वतीय छायाकरण, यह भी ऊंचावच निरूपण करने की विधि है। इसमें क्या किया जाता है? किसी भी भू आकृति को उत्तर पश्चिम के कोने पर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। ये ख नंबर ऑप्शन बाबू सारणीयकरण। सारणीयकरण आपको हम कहीं मानचित्र में पढ़ाए हैं? ऊंचावच निरूपण करने की विधि है? नहीं है बाबू, हम आपको मानचित्र में कहीं भी बाबू सारणीयकरण विधि नहीं पढ़ाए हैं। तो यह क्या है? ऊंचावच निरूपण करने की विधि नहीं हो। तो सही आंसर ख हो जाएगा। बबुआ इतना सारा ऑब्जेक्टिव पूछा गया था क्वेश्चन बैंक में, एनसीईआरटी के प्रश्नावली में और कुछ मॉडल पेपर में दिया गया था क्वेश्चन बाबू, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के प्रश्नावली में जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे के सारे करने वाले हैं वन शॉट में, एक ही वीडियो में बाबू। तो बबुआ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।